हेडलाइंस के बाद अपना हिमाचल में अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के सत्र के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक दिल्ली पहुंच गए। कई विधायकों को भी सीएम के दिल्ली जाने की खबर नहीं थी। वो विधानसभा से करीब 3:30 बजे निकले और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ नगरोटा से विधायक RS बाली भी दिल्ली गए हैं। दोनों दिल्ली हिमाचल सदन में ठहरे हैं। माना जा रहा है कि सीएम मंत्रियों के नाम पर फाइनल चर्चा के लिए दिल्ली गए हैं। धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए अब तक लिए गए फैसलों की तारीफ की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि विधानसभा में कई युवा विधायक और युवा सीएम का होना खुशी की बात है। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ चलने की बात कही। राज्यपाल ने कहा कि सरकार उपयोगी और रचनात्मक आलोचना के प्रति सजग रहेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। सरकार का मानना है कि ये सत्ता नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन है। सबके सहयोग से विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। कुछ ही समय में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। जीवन स्तर में सुधार, स्वच्छ प्रशासन के लिए फैसले लिए। सरकार प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर काम करेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन तंत्र स्थापित किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में नए रोजगार कार्यक्रमों पर जोर देगी सरकार। भ्रष्टाचार को लेकर शासन प्रशासन की दशा सुधारी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश की नवगठित 14वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस शुभ अवसर पर जनता का समर्थन प्राप्त करने तथा सम्माननीय सदन का सदस्य निर्वाचित होने पर मैं आपको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। इस सत्र का आयोजन नववर्ष के प्रारंभ में हो रहा है, इसलिए मैं आप सभी को तथा आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को सुखद एवं समृद्ध नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रदेश के लोगों का लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में अटूट विश्वास है तथा समानता, ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता की भावना कूट कूट कर भरी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में यह देखा गया है कि प्रदेश के लोगों की चुनाव की स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी सरकार बनाने में पूर्ण आस्था है। कल विधानसभा में विपक्ष बड़ा हंगामा कर सकता है। असल में आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई टी पार्टी के लिए स्थगित कर दी गई थी और जब दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी विधायक विपिन परमार कुछ बोलने के लिए उठे, लेकिन उन्हें ये कहते हुए बिठा दिया गया कि पहले सीएम को बोलने दें। मगर उसके बाद विपिन परमार को बोलने का मौका दिए बगैर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपिन परमार ने इसे लेकर स्पीकर पर सवाल खड़े किए और कहा कि कल ये मुद्दा सदन में उठेगा। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और इस वक्त विपक्ष में वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन सिंह परमार। परमार जी, आज नया अध्यक्ष मिला है सदन को, आप किस तरह से देखते हैं? जरा सबसे पहले ये बता दीजिए, जिस वक्त जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, रूलिंग भी ये दी गई थी कि पहले मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे, आपने हाथ उठाया था कि आपने अपनी बात रखनी थी, क्या कहना चाह रहे थे उस वक्त? नहीं, मैं इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूं। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया व्यवस्था के तहत और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं बैठा रहा, बार बार आग्रह किया और उन्होंने विधानसभा के सत्र को आज की कार्रवाई से स्थगित कर दिया। मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूँ। ये अपेक्षा किसी स्पीकर से नहीं हो सकती।
आज जिस तरह से संकेत भी दे रहे हैं विपिन सिंह परमार कि भारी मन से ये अभिभाषण दिया गया था। धर्मशाला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। और वहीं बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी स्पीकर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कल कुछ तो होगा। स्पीकर साहब को सुनना चाहिए था। विपक्ष की अपनी कोई मर्यादा भूमिका होती है, उसने प्रयास किया, अब स्पीकर साहब ने सुना नहीं, इसलिए विपक्ष थोड़ा नाराज तो है। तो कल हमें लगता है कि आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बिल्कुल कुछ न कुछ तो होगा। वहीं कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने बीजेपी के सवालों पर कहा कि बीजेपी बौखलाहट में है क्योंकि हार का जख्म अभी ताजा है। स्वाभाविक है, अभी घाव ताजा है। अभी मैं समझता हूं कुछ बातें उठाई है उन्होंने, लेकिन जनता जनार्दन ने अपना स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया। जहां ये रिवाज बदलने की बात करते थे, हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने जहां रिवाज को कायम रखा और साथ ही साथ एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में। और वहीं जिस स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, वो आज ही हिमाचल विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि विपक्ष का समर्थन हासिल होने के चलते उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो गए कुलदीप सिंह पठानिया। बुधवार को पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर स्पीकर पद के लिए नामांकन किया था और गुरुवार को सदन में पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने समर्थन किया। उनके नाम का दूसरा प्रस्ताव डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रखा, जिसका कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने समर्थन किया। तीसरा प्रस्ताव विधायक धनीराम सांडिल ने रखा, जिसका बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने समर्थन किया। सभी प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने कुलदीप पठानिया के स्पीकर चुने जाने की आधिकारिक घोषणा की, जिसके बाद सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने एक साथ उन्हें ले जाकर अध्यक्ष के आसन पर बिठाया। धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है सर, कैसे देखते हैं? हम लोग तो सुन रहे थे कि आप एक वक्त था जब सोचते थे कि उस कुर्सी पर बैठे। जो अंदर बहुत सारे मान्य सदस्यों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। स्वाभाविक रूप से जब आप किसी जो मान्य सदन का सदस्य बनते हैं और फिर जो है चुनाव क्षेत्र की जनता से आपको बार बार जो है विधानसभा में आने का मौका मिलता है, तो ये सारी इच्छाएं तो पैदा होती हैं कि हमको अतिरिक्त जिम्मेवारियां भी मिलें, क्योंकि जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसके अतिरिक्त भी जिम्मेवारी अगर मिलेगी तो उसका निर्वहन करेंगे आप। कुलदीप सिंह पठानिया भटियात सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। 1985 में उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था। कुलदीप पठानिया ने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल की है। पेशे से किसान है कुलदीप सिंह पठानिया। 8.6 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक है पठानिया। मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष के लिए एक ही नाम का प्रस्ताव श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से साझे तौर पर प्रस्तुत हुआ और वो सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किए गए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने दल की ओर से उनको विश्वास भी दिलाया मैंने और अपनी ओर से मैंने शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर है और उनके महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा होगी तो वो समय भी देंगे और विपक्ष का विशेष तौर से ख्याल रखेंगे। और इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उनके सफलता वो हासिल करे इस दायित्व के निर्वहन में, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध चलता रहता है, लेकिन संसदीय मुद्दों पर ऐसी सहमति से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई मिलती है, जो कुलदीप पठानिया के स्पीकर बनने पर हिमाचल विधानसभा में दिखाई दिया। विचित्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज 18 धर्मशाला। जयराम सरकार पर खुले संस्थानों को डिनोटिफाई करने का मुद्दा अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी की तरफ से याचिका दायर कर सरकार के फैसले को
चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता। भाजपा ने कहा कि जनहित में लिए गए ये फैसले वापस नहीं लिए जाते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के हित में संस्थान खोले थे, उन्हें बंद करना गलत है, जिसे सरकार को वापस लेना होगा। 382 मेगावाट का सुन्नी के अंदर सतलुज नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 2615 करोड़ रुपया खर्च होगा और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बोलने में भी अपना घर नहीं मानते, लेकिन करके दिखाते हैं। हिमाचल के हित के लिए कोई भी योजना हो, परियोजना हो, उसको सबसे पहले हिमाचल को समर्पित करते हैं। आपने देखा कि कुछ महीने पहले वंदे भारत ट्रेन का विषय आया, तो वो भी हिमाचल प्रदेश ऊना से शुरू की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश की हर हित की चिंता कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है और हमें आशा है कि आगे भी प्रधानमंत्री जी प्रदेश के हित के लिए काम। अगर आप सोलन बाईपास से गुजर रहे हैं तो जरा सावधानी से अपनी गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहां घने कोहरे और सड़क के किनारे जमा पानी की वजह से हादसे हो रहे हैं। बुधवार को यहां एक के बाद एक 6 गाड़ियां सड़क पर पलट गईं और यह सिलसिला लगातार सुबह से रात तक जारी रहा। लोग एक गाड़ी को सीधा भी नहीं कर पाते थे कि दूसरी गाड़ी फिसल जाती। हाँ, गनीमत ये रही कि किसी भी वाहन चालक को ज्यादा चोटें नहीं आई। लोगों के अनुसार नाला जाम हो जाने की वजह से पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे ये हादसे हो रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा जो है ये नाली का बंद है। ये किस कारण से बंद है, क्या है, ये तो मालूम नहीं, बट इसकी वजह से पानी जो है ये सड़क पर आता है। तो जैसे कि आजकल सर्दियों का टाइम है तो यहाँ बार बार कोहरा जम जाता है। रात को 3-4 बजे के बाद यहाँ पे निकलना मुश्किल है। दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हर रोज़ 10-12 एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं। स्कूटर वालों की तो गिनती नहीं है, बेचारे कुछ लोगों को तो जिनको याद हो गया है वो यहाँ से पैदल जा रहे हैं, इसी कारण कि वो स्कूटर संभलता ही नहीं है। बड़ी गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं, अगर ट्रक भी देखेंगे तो वो भी यहाँ से घूम कर निकलता है। तो ये हर गाड़ी लहरा रही है, हर आदमी डर के ब्रेक जरूर लगाता है, जैसे ही ब्रेक लगाता है और एक्सीडेंट दुर्घटना घट जाती है जी। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के 50% डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं और इसकी वजह से इलाज कराने आ रहे मरीजों को घंटों लाइन में लगकर काफी परेशानियों का सामना है। बता दें कि 29 जनवरी तक ये तमाम डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं। शिमला के रहने वाले प्रकाश का कहना है कि वो 3 घंटे तक लाइन में लगे रहे, अपने बेटे का इलाज कराने के लिए वो यहाँ आए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा है कि मैं तो चलो लोकल हूँ, कई लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, उन्हें वापस भी जाना होता है, बसेस का भी होता है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दिया जाए इस तरफ। कुल्लू के विभिन्न पर्यटक स्थल पर्यटकों से इन दिनों गुलजार नजर आ रहे हैं और ऐसे पर्यटक स्थलों पर रौनक भी खूब देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि विंटर सीजन में कुल्लू और मनाली में देश भर के राज्यों से बड़ी संख्या में यहां पर्यटक आते हैं। यहां पर्यटक एडवेंचर, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद भी खूब ले रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों को काफी फायदा मिल रहा है। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इन पर्यटकों का कहना यही है कि कुल्लू मनाली घूमने के लिए बेहद अच्छी जगह है। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी उन्हें खूब आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा। मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से, तो मेरा ऐसा था, मैंने पैराग्लाइडिंग वाज सुपर अमेजिंग, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी फन था, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। पैराग्लाइडिंग ट्राई करा हमने, राफ्टिंग ट्राई करा एंड
ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस एंड आई थिंक कुल्लू मनाली इज अ गुड डेस्टिनेशन व्हेन एनी टाइम ऑफ द ईयर बिकॉज इट्स एडवेंचरस प्लस जो वेदर है यहाँ का इट्स लाइक वेरी गुड एंड द लोकल पीपल जो यहाँ के हैं दे आर क्वाइट सपोर्टिव एंड अभी फॉर दिस पैराग्लाइडिंग भी जो भी यहाँ पे स्टाफ है एंड दोज हु ऑल आर हियर दे आर क्वाइट सपोर्टिव. If you are having the fear, they support you, they encourage you that you should do. मनाली में चल रहे विंटर कार्निवल के चौथे दिन माल रोड में कार्निवल की धूम भी खूब देखने को मिली. एक तरफ जहां मनोरंगशाला में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं इस दौरान कुल्लवी नृत्य की झलक भी देखने को मिली. बता दें कि माल रोड पर आयोजित कुल्लवी नृत्य का जहां बाहर से आए पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया, वहीं कुल्लवी नृत्य करने के लिए मनाली आई महिलाओं ने भी अपने विचार साझा किए और कहा कि यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है. वो हर साल यहां पर आयोजित होने वाले इस खास नृत्य का हिस्सा बनती हैं. जिसमें हम अपनी वेशभूषा को बताते हैं. जो हमारा कुल्लवी प्रधान है, इसको हम सब पंचायत की, गांव की महिलाएं अपने अपने पहनावे पर दिखाती है. हमारा दशहरा है, कार्निवल, विंटर कार्निवल है, इसमें हमें मौका मिलता है बहुत सा. तो और भी हर साल 26 जनवरी बनाते हैं हम पतलीकूल में, आशियाना क्लब में, वहाँ भी अच्छा प्रोग्राम होता है. ये हमें एक के साथ एक फ्री मंच ऑफर मिला है. हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कार्निवल मिलेगा, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है. और डांस वगैरह हम लोगों ने देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम हमने देखा, तो काफी मजा आया मुझे. तो नालागढ़ में पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक संगठन की ओर से मासिक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों को आ रही समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों चुनी गई कांग्रेस की सरकार को बधाई भी दी गई. वहीं बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इस बात को लेकर विरोध जताया कि साल 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को देय भत्ते अभी तक नहीं मिले हैं, न ही इनके वेतनमान पुनः निर्धारित किए गए हैं. इस दौरान मांग की गई कि पेंशनर्स को बकाया तुरंत अदा किया जाए. बिलासपुर में बेरोजगार एवं पेंशनर्स संघ के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि प्रदेश के हजारों पेंशनर्स, कर्मचारियों और बेरोजगारों को प्रदेश की सुक्खू सरकार से काफी नई उम्मीदें जगी हैं. उनकी लंबित मांगें भी पूरी होंगी. साथ ही कहा कि प्रदेश के हजारों पेंशनर्स वर्तमान प्रदेश सरकार को हर तरह से सपोर्ट करेंगे और वो 6 महीने तक कोई मांग भी नहीं करेंगे. उनके लिए भी आशियाना बनाने की बात इन्होंने कही. और इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू, ये एक बड़ा पहले से लोकप्रिय रहा है. ये पहले से लोकप्रिय रहा है और आज भी ये लोकप्रिय है. कांग्रेस हाईकमान ने एक अच्छा फैसला लिया कि ये कमान जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपी. इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया. ये दोनों जोड़ी जो है राम और लक्ष्मण की तरह काम करेंगे हिमाचल प्रदेश में, ऐसा मुझे अनुभव है और मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं. अपना हिमाचल में एक और बेहद अहम खबर सोलन से है, जहां बढ़ते बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. खासकर पोल्ट्री फार्म पर नजर रखने के खास निर्देश दे दिए गए हैं. पशुपालन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मनदीप कुमार के मुताबिक सर्दियों का मौसम शुरू होते ही प्रदेश में साइबेरिया और अन्य देशों से प्रवासी पक्षी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और फिर गर्मी होने पर वापस अपने वतन लौट जाते हैं. खास बात यह है कि ये पक्षी एक निश्चित रूट को ही फॉलो करते हैं. इसमें सोलन और सिरमौर का बॉर्डर भी शामिल है. उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की ओर से बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सभी मुर्गी पालकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्हें सावधानी बरतने के लिए खास तौर पर कहा गया है. और मच्छरों से होती थी तो वो फ्लेयर अप हो ही. अब ठंड का मौसम है, इसमें एक तो मक्खी मच्छर नहीं होते ज़्यादा, तो इसमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है और इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है. और सबसे जितने भी पशुपालक हैं उन सभी से अनुरोध है कि जो भी जिसके पास भी गौवंशीय पशु हैं, गौवंशीय मीन की गाय या बछड़ी या बछड़ा, वो सभी अपने पशुओं को वैक्सीन लगवा लें. कोई मना ना करें और साथ में जिनके
पशुओं को बीमारी हुई थी और 3-4 महीने उनको ठीक हुए हो गए हैं, मतलब 3 महीने से ज्यादा, तो वो भी उसको, उन पशुओं को भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पहला जो चरण था उसमें जो भी पशु बीमार हुआ था उसमें हमने वैक्सीन के लिए मना किया था। लेकिन अब जिसके जो पशु बीमारी के बाद 3 महीने से ठीक चल रहा है उसको कृपया करके वैक्सीन लगवा लें, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये वैक्सीन सेफ है प्रेग्नेंट एनिमल में भी और बच्चों में भी। 4 महीने से ऊपर जो भी गाय है या बछड़ा है बछड़ी है उसको वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के विरोध में बरवाना ट्रक ऑपरेटर्स ने स्वारघाट में रोष रैली निकाली। इस दौरान एसडीएम स्वारघाट राजकुमार ठाकुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ऑपरेटर्स ने कहा कि हिमाचल की भोली भाली जनता के साथ धोखा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए आने वाले वक्त में और तेज प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि ट्रक ऑपरेटर्स पिछले 22 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने निर्णय ले लिया है कि 8 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा सत्ता और विपक्षी दलों के मंत्री और विधायकों का भी घेराव किया जाएगा। तो इन लोगों के ऊपर इतना हमला हुआ बहुत बड़ा कि बंदे सोच भी नहीं सकते, नाचते गाते लोग एकदम रोने लगे, ऐसी हालत लोगों की हो गई। और लोगों की रोजगार का सवाल था, लोग बच्चे एडजस्ट हो गए थे काफ़ी, और पढ़ाई का इंतजाम हो गया था, बच्चों बुजुर्गों की दवाई का इंतजाम भी हो गया था। मगर हालांकि एक बात को मानना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट का कार्य और कारोबार आज की डेट में हिंदुस्तान में घाटे का सौदा है। नालागढ़ में एक कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मजदूर काम करते वक्त नीचे गिर गया था और करीब आधे घंटे तक जमीन पर ही पड़ा रहा। उसके बाद एक निजी गाड़ी से मजदूर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मामले में मृतक के परिजनों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर सही वक्त पर इलाज मिलता तो मृतक की जान बच सकती थी। साथ ही परिजनों ने मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम भैया? मेरा नाम भी अनुज कुमार है। हाँ, तो ये डेथ हुई है, किस कारण हुई है, आप क्या बता सकते हैं इसका, और आपके क्या लगता है कौन सी कंपनी है ये? सर मेरा जो डेथ हुई है वो मेरा छोटा भाई है सर, और ये जिस कंपनी में वो कार्य करता था उसका नाम मैकलॉड है, और सर ये यहाँ पे है खरौनी में सर। हाँ, तो किन कारणों से हुई है, कैसे है आपको? जी सर, शाम को मुझे फ़ोन कॉल आया किसी मित्रों द्वारा, अपने भाई के मित्रों द्वारा कॉल आया कि अचानक उसे चक्कर आके गिर गया, और जब उसको जिला चिकित्सालय ले जाया गया तो हमीरपुर के सीएमओ कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मलेरिया के ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर 6 स्वास्थ्य खंडों के सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दी गई। हर स्वास्थ्य खंड से 3 सुपरवाइजर्स ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर आरके अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि मलेरिया बीमारी की मॉनिटरिंग अब ऑनलाइन की जा रही है और इसके लिए कर्मचारियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मलेरिया का तमाम डेटा अब ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। कर्मचारी भी इस डेटा को ऑनलाइन से ही जमा करेंगे। ये जो कार्यक्रम है ये मलेरिया के संबंधित है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये भी, और इस प्रोग्राम में हमारे सभी 6 ब्लॉकों से 3 सुपरवाइज़र आए हुए हैं। इन्हें एक ट्रेनिंग दी जा रही है मलेरिया के बारे में। पहले जो थी मलेरिया की रिपोर्टिंग जो थी वो हार्ड कॉपी के रूप में होती थी, कागज़ पे होती थी। अब इसका जो है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, जहाँ भी स्लाइडें बनती हैं सब सेंटर लेवल से, जैसे हमारे 152 सब सेंटर हैं। तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।